नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए जागा के प्रतिशत के बारे में। और ये हमारा प्रतिशत नंबर 48 नंबर है। और यदि आपने इससे के पहले के प्रतिशत नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इससे पहले के प्रतिशत जो है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए आपके लिए एक लिखा हुआ है 4 क्रमिक विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 26 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 4 क्रमिक विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्या क्या मानेंगे हम मान लेंगे पहली संख्या x है हमारी, दूसरी x+2। और देखिए इसी प्रकार से और मान लेंगे कैसे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर x मानेंगे पहले, दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी और चौथी x+6। ठीक है, और क्या कह रहा है, इनका औसत कितना है 26 है। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए इसके बटे में हम लिखेंगे 4, तो बटे में 4 नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे बराबर 4 गुणा 26 कर लेंगे यहाँ पर। अब इन सबको यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा, इनका योग कर लिया, बटे में 4 बराबर 26, तो 4 हमारा वहाँ चला आएगा। तो इस प्रकार से हमारा इतना हो गया है। हल करेंगे हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6 6 12, मतलब 12 बराबर हो गया हमारा 26 चक्कू कितना होता है 104 होता है, तो इतना आ गया है 4x और निकल के हमारा आ गया है। देखिए 104 माइनस का 12 हो जाएगा, तो 4x निकल के आया कितना, 4 से 2 गया 2 और 10 से 1 गया 9 बचा हमारा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 92/4। देखिए 4 दूनी 8 चालती 12 कितना आ गया 23 आ गया है। ठीक है, आपका 23 निकल के आ गया। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कितनी थी x+6, तो समझिए x का मान है 23 और प्लस का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब आपको देखना है 29 किस वाले ऑप्शन में देखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखा है 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 3 सेकेंड में पार करती है। वह 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को करेगी, मतलब पार कितनी देर में करेगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी चाल निकालनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई रखी है, 3 सेकंड खंभा रखा है, तो इसकी चाल निकल आएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब 110/3। ये आपका इतना जो है निकल के आ गया है। ठीक है, इसकी चाल निकल के आ गई। फिर कहा है कि वह 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय पार करेगी। तो आपसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर सूत्र का निकालना है। ठीक है आपको, तो क्या होता है समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 165 मीटर और बटे चाल कितनी है, चाल है हमारी ये लिखिए। ठीक, चाल है वाले, तो लिखेंगे बटे 110 और 3 ऊपर जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। हल करेंगे 11 1 11, तो 10 हो गया यहाँ पर। 11 1 11 बचे 5 11 अपना 55, इतना हो गया। 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, तो देखिए कितना हो रहा हमारा 3 तियाँ 9/2। इसका मतलब कितना हुआ 4.5। ठीक है, तो देखिए पूछा गया था कि 165 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 4.5 सेकंड लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 4.5 सेकंड। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्लास वाला लिखा हुआ है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ों का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ों का मूल्य 98 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य याद कीजिए। ठीक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी मिसप्रिंट यहाँ पर है, 98 की जगह यहाँ पर होंगे 68। ठीक है, आप समझिएगा इस सवाल को। देखिए किस प्रकार से आएंगे हम लोग, हम मान लेंगे पेन का मूल्य 100 रुपये, पेंसिल का मूल्य 22 रुपये, रबड़ का मूल्य Z रुपये। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 3x प्लस 2y और प्लस का 4z बराबर 92, इतना हो गया हमारा। और देखिए कह रहा है आगे कि 8 पेंसिल और 16 रबड़ों का मूल्य। तो देखिए पेंसिल हमने बाय मानी थी, तो हमारा हो जाएगा 8y और 16 रबड़ का मतलब है 16z। इसकी वैल्यू आपको देखिए 98 रुपये। ठीक है, इतना आपको दे रखा है 68। ठीक, हमने मान लिया था 68, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे लोग 68 कर लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, 2y का वैल्यू 8y में रखना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समीकरण को हल कर सकते हैं आसानी से। तो पूरे में 4 से गुणा करेंगे, देखिए 4 से हो जाएगा 12x और प्लस का देखिए 4 दूनी 8y हो जाएगा और प्लस का 4 से 16z हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 4 दूनी 8 4 9 36 368 हो गया। और इसी प्रकार देखिए वाला हो जाएगा 8y और प्लस का 16z बराबर 68, इतना आ गया आपका। आपको घटा लेना यहाँ पर है, तो माइनस का होगा, यहाँ माइनस का होगा, यहाँ माइनस का होगा, ये वाले तो हमारे कट जाएंगे। हमारा बचेगा 12x बराबर 300। तो x की वैल्यू निकल के आ गया, देखिए 12 दूनी 24 पचे 6 12 25 60। x की वैल्यू हमारे निकल के आ गया 25 रुपये। हमसे पूछा गया 24 पेन का मूल्य। पेन का मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, और x का वैल्यू 25 आ गया। तो हमें देखिए निकालना है 24 पेन का मूल्य निकालना है। तो 24 पेन का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 24x, तो मतलब 24 गुणा 25, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, देखिए 25 चक्को 100 का 0, हाथ से लगा 10 और 25 दूनी 50 10 60, तो निकल कितना आ गया 600 रुपये। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपका डी वाला करेक्ट होगा, इसका 600 रुपये होगा 24 पेन का मूल्य। ठीक है दोस्तों, 600 रुपये। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी आपको है जो आपकी ऋणात्मक ना हो। ठीक है,
तो देखिए आपको याद कर लीजिएगा, 2 जो होती है वो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है 2। और क्या है, मतलब अभाज्य संख्या होती है और ऋणात्मक ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे 2 होगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आय 19 थी, ठीक है। देखिए 6 सदस्य वाले परिवार में और 3 वर्ष पहले औसत आय कितनी थी, 19 थी। तो देखिए इस सवाल को अच्छी तरह समझिएगा तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। औसत आपको बता रहा है 19 थी, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 सदस्यों की औसत आय कितनी थी, 19 थी। देखिए 6 में कितना हुआ, वो 19 छंगा कितना हुआ, 114। तो देखिए इसका योग जो है वो 114 हो गया है। योग समझ गए होंगे आप लोग, इसका इन सबका योग कितना हो गया, योग हो गया 114 वर्ष। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, अगर 3 वर्ष पहले थी 114, तो 3 वर्ष बाद मतलब अब कितनी होगी, तो प्रत्येक सदस्य की आयु 3-3 वर्ष बढ़ गई होगी। समझे बात को। तो इसमें हम लोग प्लस कह लेंगे 6 गुणा 3 इस प्रकार से। तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए 6 3 18, मतलब 18 वर्ष बढ़ गई है इनकी आयु, वर्तमान आयु। तो कितनी आएगी, 18 ये हो गई और 114 ये है, ठीक है। तो 114 ये है, प्लस का 18 और हो जाएगा। तो कितना होगा, 8 से 12 का 2 हाथ से लगा 1, तो 3 और 1, हमारा कितना आ गया, 133 वर्ष जो है इनकी निकल के आ गई आयु, ठीक है, सबकी वर्तमान आयु। फिर कह रहा है एक बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही रहती है। इसका मतलब वह सदस्य जो होते हैं वो 6 के 7 हो गए और औसत आयु आपकी वही रही, ठीक है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 19 7 133 होता है। देखिए अब 133 हो गया, पहले 132 133, अंतर कितना है इसका 1। तो बच्चे की आयु कितनी आएगी, 1 बस। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारे सामने, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। औसत चाल पूछी गई है। तो देखिए क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, ठीक है। औसत निकालने के लिए हमारे सूत्र होता है एक कि 2ab अपान a प्लस बी, ठीक है। 2ab अपान a प्लस बी सूत्र होता है। इस सूत्र में क्या करना है आपको, प्रारंभिक चाल जो है मतलब गया था वो a मान लेंगे और जिससे लौटा था b मान लेंगे, ठीक है। और इससे हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 गुणा 1 है 20 और वापस आया 15 से, और बटे में क्या करेंगे 20 प्लस 15, और इससे आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 2 गुणा देखिए 20 और गुणा 15, ये तो ऊपर यही रहेगा और नीचे हमारा आ जाएगा 20 15 उतना हुआ 35, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे काट लेंगे, 5 3 15 और 5 7 35, तो कितना हो रहा है हमारा हो रहा है 2 2 4 3 12, मतलब 120/7। इसे हल करेंगे, देखिए 7 1 7 बचे 5 हो गया 50, 7 7 49 बचा 1। तो देखिए इस प्रकार से नहीं होगा, ये वाला हमारा ये गलत हो गया, ठीक। फिर से देखिएगा, 7 1 7 बचा 5 हो गया 50, 7 7 49 बचा 1, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है हमारा 17 सही 1/7। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है एक संख्या के 10%, 25%, 50% और 75% माध्य कितना है, 24 है, ठीक है। इतने का माध्य 24 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग इन परसेंटेज को जोड़ लीजिए, ठीक है। कितने हैं, 10 25 50 और 75, कितना हुआ 10 25 50 75, मतलब 75 दूनी 150 और 160, ये टोटल आपका परसेंट कितना आ गया 160%, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, 160% हमारा निकल के आ गया टोटल। अब देखिएगा इस कैसे लगाएंगे, 160% है किसका करेंगे, मान लेंगे एक संख्या का। तो एक संख्या मान लेंगे, तो एक का 160% और लिखा है का माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है कि बटे में पदों की संख्या रखते हैं, तो बटे में लिखेंगे हम 4 बराबर कर देंगे 24, इतना समझिएगा। 1 गुणा 160 बटे 4 बराबर 24 हो गया। हल करेंगे हो जाएगा 1 गुणा 160 और बटे 4 गुणा 100 बराबर कितना हुआ 24। देखिए 4 से देखिए 0 0 कट जाएगा और फिर देखिए 4 से कटेगा, 4 चक्कू 16, तो हमारा हो गया है 4x बटे 10 बराबर 24। 4 से काटेंगे 4 से 24, तो एक समान कितना आ गया हमारा 6 धावन 60, तो एक बराबर 60 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक छात्र की प्रथम सेमेस्टर में उपस्थित 70% थी, दूसरे सेमेस्टर में यह 80% थी, दोनों सेमेस्टर मिलाकर कितने उपस्थित परसेंट रहा, ठीक है। देखिए परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100, उपस्थित जो है वो 100% होगी। 100 में से पहले 70 थी, फिर कितनी थी 80, ठीक है। तो दोनों मिला कितनी हो गई, और बटे टोटल कितनी हो गई, टोटल पहले में भी 100 दूसरे में 100, तो जाएगा 200, और गुणा हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, हमारा कितना आ गया है 150/2। हल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 14 बचाएगा, 2 5 10, कितना आया 75%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 75%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और सी के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि ए का 2 गुना का मतलब हुआ 2a और बी के 3 का मतलब 3b और सी के 4 गुने का मतलब है 4c, ठीक है।
ये क्या है, ये आपको बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है, कितना हो जाएगा। देखिए ए अनुपात सी अनुपात 4 लिखा है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। तो क्या कितना हो जाएगा, तो इसका निकालने के अनुपात जब बराबर होते हैं तो हो जाता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। और आपका यही आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर तो ये दे लिखा है। तो आपको इसे हल करना है, तो इसमें देखिए 12 से गुणा कर दीजिए सब में। तो देखिए 2 छंग 12 होता है, और 3 चक्को 12 होता है, और 4 तिया 12 होता है। तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 6:4:3। देखिए ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन के 1/16 के बराबर है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर मतलब क्या है, एन बराबर जो है वो है आर के, ठीक है। ये बात आपको रखी है कि समय बराबर जो है वो दर के बराबर है। और कहा है साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/16 है। इसका मतलब है अगर उसका मूलधन x होगा तो ब्याज कितना होगा, x/16। समझ गए आप लोग, ब्याज कितना होगा, x/16 बराबर मूलधन हमारा है x गुणे, और लिखा है दर और समय बराबर है, तो दर गुणा समय मतलब दर गुणा फिर से एक बार आर लिख लेंगे और बटे में 100 कर देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। x 6 हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 100/16 बराबर कितना आ गया है, आर का स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर मतलब आर का मान निकालना है, कितना हो जाएगा 10/4 बराबर आर। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचे 2, लगाया पॉइंट बढ़ा 0, 2 पंचे 10, 2.5 का मतलब 2.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा इसका, 2.5, 2 सही 1/2%। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या करा है, 5, 11, 17, 23 और क्वेश्चन मार्क लगा है 35 लिखा हुआ है। क्या भरेंगे आप लोग यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5 से हम लोग 11 पाए, कितना होगा, प्लस का 6 किया है, 11 16 पर आए, 17 पर प्लस का 6 किया है, इसी प्रकार 17 से 23 पर आइए तो प्लस का 6 यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको प्लस का 6 करना पड़ेगा। कितना होगा, 23 6 कितना होगा 29। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है, लिखा है कलम, हेड, लेटर हेड, कागज, लिफाफा। आपको बताना है इसमें से कौन सा विषम है, ठीक है। तो विषम को आपको चूज करना है। तो देखिए कलम, हेड लेटर, वो लेटर हेड, कागज, लिफाफा, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये वाली, ये तीनों चीज़ें हमारे कागज़ से बनती हैं, ठीक है। लेड हेडर, वो लेटर हेड है, लिफाफा है और कागज़, और कलम हो जाता है ये लिखने का काम आता है, इसलिए ये वाला हमारा विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगले में आपके सामने लिखा हुआ है अगला, इसमें से आपको देखना है कौन सा आपका विषम है, ठीक है, अलग है, गलत है मतलब। तो देखिए अगर हम 3 और 2 को जोड़ें कितना होगा, हमारा 5 हो जाएगा। अगर 3 4 को जोड़ें 7 हो जाएगा हमारा। 1 0 जोड़ें 1 हो जाएगा। इसी जगह 2 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 6। यहाँ पर देखा है 2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का तात्पर्य भाग से है, तो 8/4 गुणा 2 - 4 प्लस का 2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो लिखना आपको है 8, और भाग का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा लगाएंगे और लिखेंगे 4, फिर गुणा लगा हुआ है, गुणा का अर्थ है -2, फिर माइनस का तात्पर्य प्लस का 4, और प्लस का तात्पर्य क्या है भाग 2। इतना हो गया आपका। हल करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 4 माइनस का 2 और प्लस का ये 2 नीचे हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 कट जाएगा, 8 चक्कू हो गया 32। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको पहले घड़ी बनानी है, 1:10 मतलब ये 1 पर 1 2 पर, ठीक है, इस प्रकार से घड़ी की सुई होगी, ठीक है, 1 1 पर होगी, 1 2 पर होगी। तो समझिए क्या हो जाएगा, इसके बीच का प्रत्येक 5 मिनट के जो है घड़ी की सुई के बीच का कोण होता है 30 अंश का, ठीक है, 30 अंश का हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 10 मिनट प्रत्येक मिनट में घड़ी की सुई जो है घंटे वाली सुई वो आधा मिनट घूम जाती है, तो 10 मिनट में 5 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, 5 घूम गई है। लेकिन हमें देखना है कि जब 5 डिग्री घूमेगी सुई तो ये 1 से थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये कोण जो हमारा है वो कम हो जाएगा थोड़ा, तो कम होने का मतलब इसे माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा 25 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें हमसे, वो भी समझिएगा। आर लिखा है पी के का भाई है, एम के की बहन है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पी जो है के का भाई मतलब के यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है, के यहाँ पर है, और कह रहा है पी जो है वो के का भाई है, तो के का भाई कौन है, पी, तो प्लस का कर देंगे इस प्रकार से, तो के का भाई हो गया पी। और यम जो है वो के की बहन है, तो देखिए यम जो है इस प्रकार से ये बहन हो गई के की। अब देखिए लिखा है पी आर का पुत्र है, पी जो है वो आर का पुत्र है, तो आर यहाँ पर है, आर का पुत्र, आर ये हो गया और आर का पुत्र हो गया पी। और देखिए कह रहा है यम यश की पुत्री है, यम जो है वो यश की पुत्री है, तो यश की पुत्री हो गई यम, इस प्रकार से इतना हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है यश का कैसे संबंध बताना है, यश का कैसे क्या संबंध, ठीक है। तो के देखिए यहाँ पर है और यश यहाँ पर है, यश का कैसे संबंध बताना है। देखिए जो यम जो है वो यश की पुत्री है और के की बहन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यश जो होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इसका माता या पिता, ठीक, कोई एक होगा, ठीक है,
क्योंकि जब यम का ये यम पुत्री इसकी है तो मतलब ये पुत्र होगा, तो ये क्या होगा, ये या तो माता या पिता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिएगा क्या कह रहा है हमसे, वही समझिएगा। यदि नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ पीला है तो कच्चे केले का रंग होता है। कच्चा केला कैसा होता है, हरा होता है। ठीक, और हरा केला कहता है हरे को सफ़ेद, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, जो संबंध प्रथम दो चित्रों में है वही शेष दो चित्रों में है। पहले से दूसरे में जो है संबंध वही तीसरे से चौथे में है। ठीक, आपको बताना है। तो देखिए पहले से तीसरे में क्या है कि आपकी लाने वाली ये 10 थी और लाइन आपकी इस प्रकार से हो गई है, तो कितने घूम गई, 135 पर घूमी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 135 पर घुमाना है इसे। तो देखिए ये लाइन आपकी थी और इसे आप 135 घुमा दीजिए इस प्रकार से, तो आपकी लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होने का मतलब है कि आपकी लाने वाले इस प्रकार से हो जाएगी और इस प्रकार से, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रखा है, इसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा, देखिएगा इसके अंदर 2 लाइनें हैं, इसके अंदर 3 लाइनें, इसके अंदर 4 लाइनें हैं, तो इसका मतलब पहले वाले के अंदर 1 लाइन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न देखिएगा आपको, अगला प्रश्न सामने लिखा हुआ है, पहले में 1 सीधी लाइन थी, दूसरे में 1 लाइन सीधी लाइन। ठीक है, फिर देखिए तीसरे में 2 सीधी लाइन हो गई, तो पहले 2 में 1 लाइन सीधी, फिर दूसरे 2 में 2 लाइन सीधी, तो अगले में 3 लाइनें सीधी होंगी। ठीक, पहली बात तो 3 लाइन सीधी किसमें है, 2 में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसका देखिएगा पहले में कुछ नहीं बेड़ा था, दूसरे में 1 लाइन थी और टेढ़ी हुई। ठीक है, बेड़ी थी, फिर अगले में भी 1 लाइन रही, फिर उससे अगले में 2 लाइनें होंगे, तो इस बार भी 2 लाइन रहेंगे। ठीक है, 2 लाइन रहेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला करेक्ट हुआ और सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, हमारा बी वाला करेक्ट हो गया है। देखिए सामान्य जानकारी के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे, क्योंकि और आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सफल इसलिए रहते क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, इसलिए सफल रहते। 7 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि चोल राजाओं का शासन था। ठीक है, तमिलनाडु पर, आंध्र पर, केरल पर, बंगाल पर, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला तमिलनाडु पर। 38 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, हिंदी, संस्कृत, फारसी, तेलुगु। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा है, तो ये जो भाषा है इसकी ये है तेलुगु, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा इसका। 39 में लिखा है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, महाबलीपुरम। इसका राइट ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, भुवनेश्वर में। इसका देखना आपको है 40 नंबर लिखा है कि दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है। राजघाट समाधि स्थल किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, राजीव गांधी का या इंदिरा गांधी का। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, 41 नंबर की बात करेंगे, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति नालंदा बिहार में है, या सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, या श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, या खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, श्रवण बेलगोला में स्थित। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। 42 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखना है क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा पहले आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्ट्रल जो है और आपका देखा है फ्रांस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी दे रखे हैं। और देखिए दूसरा देखा है यामो, यामो जो है वो आपको क्या देखा है, लिखा हुआ है यामो जापान, लिखा है सिरोको ऑस्ट्रेलिया और खमसिन मिस्र। ठीक है, और लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है नंबर सी वाला, सिरोको ऑस्ट्रेलिया, ये वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये क्या होगा, हमारा सिरोको होगा इटली के सवाना मरुस्थलीय क्षेत्र से। ठीक है, इटली के सवाना मरुस्थलीय क्षेत्र से होगा, बकाया सभी सही हैं। 43 नंबर देखते हैं हम लोग। 43 में लिखा हुआ है प्रतिचक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि या स्वच्छ आकाश। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ आकाश। ठीक है, स्वच्छ आकाश। 44 नंबर लिखा हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत। तो नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हुआ। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है लोएस का पठार कहाँ पर है, हिमानीकृत, जलकृत और नदीकृत या पवनकृत। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पवनकृत। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो 30 प्रश्न थे रागा के प्रश्न वो समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।